भाषा शब्द की रचना किस भाषा की धातु से हुई है? आप सब लोगों को पता होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहली भाषा जो है इस दुनिया की वो संस्कृत है, तो भाषा जो शब्द है उसकी रचना संस्कृत से ही हुई होगी, ठीक है। और क्योंकि भाषा जो है वो हिंदी का शब्द है, हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से निकली है? संस्कृत से निकली है, तो ऑलरेडी संस्कृत में ही होगा पहले भाषा, है ना। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही ले लिए थे ना इसके पेडागोजी हिंदी वाले नोट्स है ना, वो एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा। इस चीज में मैं सॉरी भी बोलूंगी कि मेरा जो वो था बेसिकली वहां पे भूष लगा हुआ था जो पहले वाले नोट्स थे, है ना, तो मैंने बाद वालों में तो करेक्ट कर लिया था ये, तो आप यहाँ पे भाष कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। जितने भी लोगों ने नोट्स खरीदे हैं, ये एक क्वेश्चन है इसकी मैं बोल रही हूँ कि ये भूष लगा हुआ था इसमें, और जब मैंने पढ़ा बाद में अच्छे से तो फिर मेरे को पता चला कि ये गलत है ना, तो यहाँ पे आप भाष जो है इसको कर लीजिएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है, मानव के भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन जो है वो क्या है? यानी कि अगर हमें अपने भाव यानी अपने विचार या जो भी चीजें हैं अगर वो दूसरों को बतानी है तो सबसे ज्यादा बढ़िया उसका साधन कौन सा होता है? भाषा होता है ना। भाषा का यूज करके ही हम लिख कर बोल कर किसी भी तरीके से बता सकते हैं दूसरे इंसान को, है ना, तो सबसे ज्यादा बढ़िया साधन जो होता है वो भाषा होता है। भाषा का संबंध किससे होता है? देखो भाषा का संबंध विचारों से होता है, क्योंकि विचार जो हमारे आ रहे हैं वो भाषा के रूप में ही आते हैं, है ना। जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि कल मैं मार्केट जाऊंगी, मैं ये लेके आऊंगी, मैं वो लेके आऊंगी, है ना, तो वो बेसिकली भाषा ही तो है जो हमारे मन में विचार बन के घूम रही है ना। परंपरा से भी होता है ना, और हमारी संस्कृति और सभ्यता से भी होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता, उसी से ही तो हम जो भी अभी भाषा बोल पा रहे हैं वो है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाषा जो होती है ये क्या होती है? तो भाषा जो होती है ना ये बोधगम्य होती है। बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, है ना। जो भाषा है उसी के थ्रू ही हम दूसरों को चीजें समझा सकते हैं, और जो हम सोच रहे हैं वो अगर हम किसी को बताना चाहते हैं तो हम क्या है, भाषा के थ्रू ही बता सकते हैं। यानी दूसरे को अगर हमें अपनी कोई भी चीज समझानी है तो हम भाषा के थ्रू ही समझा सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाषा जो है वो बोधगम्य होती है, ठीक। नेक्स्ट है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है, यानी ये किसने बोला है? तो ये श्याम सुंदर दास ने बोला है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, किसने बोला है ये? तो ये स्वीट ने बोला है, ठीक है। ध्वन्यात्मक का मतलब क्या होता है, ये आगे खैर आएंगे वर्ड, तो हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। ध्वनि का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे हम जो भी चीजें बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं मानो अभी अगर मैं भाषा ही बोल रही हूँ, है ना, तो भाषा में देखो कितनी ध्वनियां यूज हुई हैं, भा आ शा आ, 4 ध्वनि यूज हुई हैं। यानी जो भी हमारे मुख से निकल रहा है ना वो सब ध्वनि है, आवाज है ना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको भाषा बोलते हैं, ये बोला है बाबूराम सक्सेना ने, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, किसने बोला है? ये तो थॉर्नडाइक ने बोला है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी भाषा का विकास विकृतावस्था से वियोग अवस्था में हुआ है, ये बोला है सुनील कुमार चैटर्जी ने, तो यहाँ हमारा बेसिकली हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है, विचार आत्मा की मूक या ध्वनात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है यानी बोली जाती है तो उसे भाषा बोलते हैं। ये वाला कथन जो है किसने बोला है? प्लेटो ने बोला है, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं भाषा भाव विहीन भी हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये बोला है बर्ट ने, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बोलने की योग्यता है? बोलने की योग्यता इनमें से कौन सी है? तो बोलने की योग्यता जो है वो है भाषण, ठीक है। बोलने की तो यही ही होगी ना, ये वाली तो सारी की सारी शुद्ध वर्तनी सुलेख या ऋतुलेख तो सारी लिखने की हो गई, है ना। बोलने की योग्यता कौन सी है? आशु भाषण। नेक्स्ट है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरण या ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे भाषा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? परिनिष्ठित भाषा, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। संपर्क भाषा जो होती है उसका मतलब क्या होता है? संपर्क भाषा का मतलब होता है दो भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच में संपर्क करने की भाषा, ठीक है। यानी कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो हम दोनों के बीच में जो भी बेसिकली संपर्क हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसको हम बोलते हैं संपर्क भाषा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाषा का महत्व है, भाषा का क्या महत्व है? व्यक्ति के विकास में बिल्कुल करेक्ट है, भावनात्मक विकास में और मानसिक विकास में सारी चीजें करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण कैसे होता है? व्यक्त ध्वनियों से, है ना। क्योंकि बेसिकली जो मैं अभी आपको बता रही थी, देखो आ से लेकर के और ज्ञानी तक, है ना, और ए से लेकर के जेड तक, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? यही ही ध्वनि है, ये समझो, है ना। ये सारी की सारी चीजें ध्वनि है, तो भाषा का निर्माण इन ध्वनियों से ही तो होगा,
है ना। अगर हम अनार बोल रहे हैं तो आ ना आ र, ठीक है। अगर हम एप्पल बोल रहे हैं तो APPLE, ठीक है। भाषा संरचना का मूल आधार जो होता है वो क्या होता है, तो मूल आधार क्या हो जाएगा, ध्वनि के प्रतीक, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो क्या है ना, तो सार्थक लघुत्तम इकाई बोल रहे हैं, यानी सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि, है ना। क्योंकि ध्वनि हम किसको बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही थी ए से लेकर के Z और ए से लेकर के ज्ञानी, है ना, यही चीजें ही क्या है, यही चीजें ही हैं ध्वनि, ठीक। तो ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि अगर मैं इतना लंबा कोई सेंटेंस नहीं बोलती, अगर मैं छोटा सा भी सेंटेंस बोलूं, है ना, कि 9 बजे क्लास है ना, तो इसमें देखो 9 में ना और ओ, दो चीजें आ गई ध्वनि, बजे में ब ज ए, 3 आ गई ध्वनियां। मतलब सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, ध्वनि। ध्वनि से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य मिलकर के क्या बनाता है, एक अर्थ बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से चलता है ये ध्वनि, ध्वनि से मिलकर के शब्द, शब्द से मिलकर के वाक्य, और वाक्य क्या बनाता है, एक अर्थ बनाता है। ये 4 होते हैं, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाषा को बोलने में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाएगा भाषा को बोलने में, देखो ध्वनि का और लिपि का, दोनों का यूज किया जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा का प्रमुख अवयव जो होता है वो कौन सा होता है, तो प्रमुख अवयव क्या हो जाएगा, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। ये चारों के चारों हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो हम वर्ण बात कर रहे हैं ना, ये वर्ण की जगह यहाँ पे ध्वनि भी लिखा हुआ हो सकता है, तो वो भी चीज करेक्ट होगी, ठीक। नेक्स्ट है वर्ण जो है वो क्या है ना, तो वर्ण जो है वो क्या होता है, जैसे मैं बता रही थी वर्ण जो है वही ही ध्वनि भी है, तो वर्ण क्या होते हैं, ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट है बिना किसी अवरोध के स्वर तंत्रियों से उच्चारित स्पष्ट मूल ध्वनियां जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम स्वर, ठीक है, बिना किसी अवरोध के, ठीक है। यानी कि जो आ से लेके और अणे खाली तक चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मूल ध्वनियां, ठीक। तो मतलब स्वर बोलते हैं, है ना, और ये हमारी मूल ध्वनियां हैं जो कि अवरोध के बिना बोली जा रही है ना, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ए, ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो स्वर की सहायता से बोली जाएंगी, है ना, जैसे अगर हम क भी बोल रहे हैं ना, तो क के बाद में भी अ आ रहा है बोलने में, है ना, तो क जो है वो कैसे बोला जाएगा, अ की सहायता से बोला जाएगा। ख में भी अ आ जाएगा, है ना। तो स्वरों की सहायता से जो बोला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। जो स्वर हैं वो बिना किसी अवरोध के अपने आप स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वर बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लगती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं क से लेकर के ज्ञानी तक, उसमें हमें स्वरों की सहायता लगती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं, यानी जो स्वर ध्वनियां होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपभ्रंश या अबहट भाषा में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो 8 थे, ठीक। नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा से अंग बन गए हैं, कितने बन गए हैं, ए और ओ जो हैं ये बन गए हैं, तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये, यहाँ पर ये भी चीजें आएंगी। नासिक कौन सा है, गले का आएगा, गले वाला कौन सा है जिसको हम होठ से बोलते हैं वो कौन सा है, दंते आएगा जिसको हम दांत से बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे नासिक आ रहा है ना, नासिक का मतलब है जिसको बोलने में हम नाक का यूज करते हैं, है ना। तो नाक का यूज हम किस में करते हैं, माँ, ना, ये सब बोलने में करते हैं, है ना। जो बेसिकली मैं मछली वाले होते हैं, या ना जो वर्ड होता है उसको बोलने में हम नाक का यूज करते हैं, तो माँ जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दंत्य वर्ग का व्यंजन छांटिए। दंत्य का मतलब जिसको हम दांत से बोलते हैं, जिसको बोलने में दांत की जरूरत पड़े, है ना। तो टा बोलने में तो हमारी जो जीभ है वो हमारे तलवे पे लग रही है ना, तो इसको नहीं जरूरत पड़ रही है। का बोलने में भी दांत की जरूरत नहीं पड़ रही, पा बोलने में होठों की जरूरत पड़ रही है, दा बोलने में दांतों की जरूरत पड़ रही है ना, हमारी टंग जो है वो हमारे दांतों पे जाती है दा बोलने में, तो यहाँ पे हमारा दा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द हम किसको बोलते हैं, तो शब्द हम बोलते हैं एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूहों को, यानी कि वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं ना। जैसे अगर हमें यहाँ पे बेसिकली अगर हमें कुछ भी लिखना है, जैसे समझो हिंदी भी लिखना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाले हमारे वर्ण हो गए, हा, ई, ना और दा और ई, ये हमारे वर्ण हो गए, और इनको मिला करके हमने क्या बना दिया है, शब्द बना दिया है, ठीक। नेक्स्ट है वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो वर्णों से मिलाकर के क्या बन रहा है, देखो वर्ण से मिलाकर क्या बन रहा है, वर्ण से मिलाकर बन रहा है शब्द, शब्द से मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है ना। तो वर्णों से मिलाकर के क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, यानी भाषा को हम कितने रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है।
भाषा की अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं, मुख्य रूप से तो 2 ही होते हैं, पर 3 रूप कैसे हो गए, एक हो गया मौखिक यानी हम बोल रहे हैं, दूसरा हो गया लिखित यानी लिख करके बता रहे हैं, और तीसरा होगा संकेतिक यानी हम संकेत करके कोई भी चीज बता रहे हैं, है ना। तो भाषा के कितने रूप माने गए हैं, भाषा के 3 रूप माने गए हैं, यही जो हम अभी बात कर रहे थे। भाषा के रूप कौन से हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित ना हो तो यह सारा त्रिलोक्य गहन अंधकार में डूब जाता है। ये कथन किसका है, यानी किसने बोला है, तो ये दंडी ने बोला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखन भाषा नहीं, यह दृश्य संकेतों द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन मात्र है। ये किसने बोला है, अच्छा, लेखन भाषा नहीं, यह दृश्य संकेतों द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन मात्र है। ये किसने बोला है, ये ब्लूमफील्ड ने बोला है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा और लिपि के बीच में क्या होता है, एक निश्चित संबंध होता है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले किस लिपि का विकास हुआ था, तो चित्र लिपि, है ना। आपने देखा भी होगा पुराने टाइम के जो हमें दिखाई जाती हैं चीजें, उनमें लिपि वो होती है, चित्र बने हुए होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लिखित भाषा थी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है, अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है, रामचरितमानस, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेद किस भाषा में लिखे गए थे, देखो वेद जो है ना, बेसिकली वेद लिखे गए थे सबसे पहले जो है वो आर्यंस ही थे यहाँ पे, है ना, हमारे इंडिया में, और उस टाइम पे भाषा जो है वो संस्कृत थी। तो ऑब्वियसली जो आर्यंस थे उन्होंने वेद लिखे थे, तो उन्होंने किस भाषा में लिखे होंगे, संस्कृत में लिखे होंगे, वैदिक संस्कृत में, वो भी जो उस टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी, वो वाली संस्कृत, ठीक। नेक्स्ट है, हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो पृथ्वीराज रासो, महाभारत और कुरुक्षेत्र, ये सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, कौन सा ग्रंथ नहीं है, देखो रामचरितमानस ग्रंथ है, महाग्रंथ है ना, महाभारत महाग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। ग्रंथ कौन सा नहीं है, शिक्षण विधि, ये तो विधि है, वैसे भी ग्रंथ कहाँ से हुआ, है ना। नेक्स्ट है, व्याकरण दर्पण जो है ये किसकी रचना है, तो ये शिव पूजन सहाय की है, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन सी लिपि भारत में सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रचलित थी, तो देवनागरी जो है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में से किस लिपि का स्थान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, देवनागरी लिपि का, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि जो है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि का मूल रूप जो है वो क्या था, ब्राह्मी लिपि था, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एक पीछे पहुंच गए क्या हम, नहीं, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, तो देवनागरी की हुई है ब्राह्मी से, ठीक है, इसलिए तो इसको ब्राह्मी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि का देवनागरी लिपि में परिवर्तन कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती है, तो देखो ये लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, जो हम अभी लिखते हैं वो भी देवनागरी लिपि ही है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ बढ़ते हैं। जबकि अगर आपको उर्दू का पूछा जाए कि जो उर्दू लिपि है वो किस साइड से किस साइड लिखी जाती है, तो उर्दू हमारी राइट साइड से स्टार्ट होती है और लेफ्ट साइड चलती है, ऐसे चलती है ना। तो आपको याद रखना देवनागरी लिपि ही है जो हम अभी भी लिखते हैं, वो भी, है ना। देवनागरी लिपि जो है इसका गुण क्या है, तो यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, करेक्ट है। यह ध्वन्यात्मक लिपि है, करेक्ट है। इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है, करेक्ट है ना। जैसे हम लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है ना, अ के लिए हम ऐसे लिखते हैं, है ना, क के लिए हम ऐसे लिखते हैं, तो एक चिन्ह निर्धारित है हर किसी के लिए। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि जो है उसकी विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, इसमें प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र है, करेक्ट है। इसकी लिखावट सुसंगठित है और इसमें प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, इसमें अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बाकी संस्कृत हो चाहे फिर हिंदी हो चाहे अपभ्रंश हो, ये सारी की सारी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि कौन सी भाषा के लिखने में नहीं अपनाई जाती है, किसमें नहीं अपनाई जाती है, इंग्लिश में नहीं अपनाई जाती है। देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने हैं, यहाँ पर 52 है। ब्राह्मी लिपि विकसित होकर कब देवनागरी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई, है ना। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से ही बनी है ना। तो कब बनी है, ये 800 ईस्वी में बनी है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरी लिपि अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है, नागरी लिपि को हम और क्या बोलते हैं, तो देवनागरी हो चाहे नागरी हो, बात एक ही है। प्राचीन देवनागरी लिपि किस सदी तक भारत में रही थी, तो 15वीं सदी, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1600 से आज तक जो देवनागरी चल रही है उसको क्या बोलते हैं ना, अभी भी चल रही है ये, 1600 के बाद में जो देवनागरी है जो अभी तक भी चल रही है उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक देवनागरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, 1904 ईस्वी में केसरी पत्र द्वारा देवनागरी लिपि में कुल कितने सुधारों का संकेत दिया गया था, कितने सुधारों का दिया, कितने
किसने, अच्छा किसने सुधारों का संकेत दिया था? लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सिंध, सिंधु, सिंधी स्थानवाचक संस्कृत शब्दों में किस शब्द का विकास हुआ है? तो हिंदी, हिंदू और सिंधी सबका, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे सिंध जो है इससे सिंधु बना, फिर सिंधी बना, ठीक है, तो सबका हुआ है ना, हिंदी, हिंदू, सिंधी, ये सबका। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, देखो सिंध, सिंध से हिंदू, सिंध जो है बेसिकली इससे बना हिंदी, सिंधु से बना हिंदू और सिंधी से बना सिंधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो किसकी भाषा है? देखो हिंदी जो है ना आगे आएगा भी, अभी वो करने के लिए हिंदी भाषा जो है ना ये बेसिकली क्या है, भारत की भाषा और यूरोप की भाषा, इन दोनों भाषाओं से मिलकर के हिंदी भाषा बनी है ना, भारत की भाषा से और यूरोप की भाषा से, ठीक है। अभी आगे ये भी आएगा आपको वो करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको भारोपीय बोलते हैं, मतलब भारत से लिया गया है भा, और भार और यूरोप से लिया गया है ओपीय, ठीक है, तो इसको इसीलिए हम भारोपीय बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी का आपको पता ही है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भी, संस्कृत भी और बहुत सारी चीजें भी, है ना। नेक्स्ट है, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी जो है किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो किसकी नहीं है? उर्दू की नहीं है ना, उर्दू आ जाए, इंग्लिश आ जाए, वहां पे आप चले जाइए कि देवनागरी ना तो उर्दू की है ना ही इंग्लिश की है। नेक्स्ट है, तमिल भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? तो द्राविड़ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो इंडिया है ना, देखो बेसिकली क्या था, जैसे ऐसे इंडिया भी ऐसे समझ लो, ये है इंडिया, है ना, जो हमारे नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे रहते थे द्रविड़, ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर तो खैर कोई नहीं रहता था पहले, अब रहते हैं, जो हमारा ये वाला पार्ट था, है ना, जैसे ये हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, ये वाले पार्ट में रहते थे पहले जो आर्यंस थे, है ना, हम बेसिकली आर्यंस की औलाद हैं इसीलिए बोलते हैं, है ना, यहाँ पे रहते थे आर्यंस, ठीक है। जो आर्यंस है ना, उन्होंने कौन सी भाषा जो है बनाई थी? तो उन्होंने संस्कृत भाषा, वैसे तो जितनी भी भाषा है संस्कृत से ही उपजी हुई है ना, पर आर्यंस जो है हम ऐसे मान सकते हैं कि हम जो है आर्यंस की ही औलाद हैं, जबकि नीचे वाले पार्ट में जो है द्रविड़ रहते थे, है ना। अब आपको खुद पता है तमिल जो है वो नीचे ही पड़ता है ना, तो ऑब्वियसली इनकी जो लिपि होगी कौन सी होगी? द्रविड़, जो कि इन द्रविड़ों ने बनाई थी, ठीक। नेक्स्ट है, भारत की भाषाओं में कौन सी एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कामाख्या से कच्छ तक समझी और बोली जाती है? ऐसी कौन सी भाषा है? हिंदी है सिर्फ, है ना, जिसको कि भारत में हर कोई भी प्रदेश, हर प्रदेश में समझी जा सकती है। हिंदी की मूल भाषा या जननी जो है वो क्या है? तो हमारे देश में जितनी भी बोली जा रही है ना, सबकी मूल जननी जो है वो संस्कृत ही है, हमारे ही देश में नहीं, पूरे की पूरे दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं सबकी जननी संस्कृत ही है। हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय किस भाषा को जाता है? तो किस भाषा को जाएगा? संस्कृत भाषा को जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत के किस शब्द से है? तो संस्कृत के किस शब्द से है? हिंदी का सिंधु से, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा की देन है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द का प्रयोग, अच्छा किस भाषा की देन है ना, हाँ फारसी। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था? तो फारसी की रचना में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ जो है वो माना है, कब से माना है? 10वीं शताब्दी से। डैनियल जोन्स को हिंदी भाषा के विकासात्मक इतिहास में किए गए महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्मरण किया जाता है, मानक स्वरों के आविष्कार के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 1800 ईस्वी से, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं 1800 ईस्वी से लेकर के अब की जो चल रही है, अब तक जो चल रही है हिंदी, उसको हम आधुनिक हिंदी बोलते हैं, है ना। प्राचीन हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन हिंदी जो है उसको हम जानते हैं अबहट के नाम से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी विद्वान डैनियल जोन्स ने वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रायोगिक, संरचनात्मक हिंदी भाषा को कैसी भाषा स्वीकार किया है? तो पूर्ण वैज्ञानिक, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वो कैसा है? राष्ट्रभाषा, है ना, तो राष्ट्रभाषा, देखो हिंदी भाषा जो है अगर हमारा राज्य भाषा भी आ रहा हो, राजभाषा, है ना, क्या आ रहा हो? राजभाषा आ रहा हो, तो हम उस पे जाएंगे, फिर हम राष्ट्रभाषा पे नहीं जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रभाषा पे गए। हिंदी एक्चुअल में राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक, संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया? देखो ये जो राजभाषा आ रहा है ना, यही है हिंदी। अगर राष्ट्रभाषा आता है तो आप राष्ट्रभाषा पे जाइए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों आते हैं तो आप राजभाषा लिख के आइएगा। ठीक है, संविधान में राजभाषा किसको घोषित किया गया है? हिंदी को घोषित किया गया है। आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1949 में। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 55 में। हमारा यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद जो है वो किस भाग में है? 17वें भाग में है। राजभाषा संबंधी विवरण को संविधान के किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? 343 के अंतर्गत। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को ही हम बोलते हैं राजभाषा, है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं हिंदी जो है वो राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसीलिए ऐसे करके दोनों ऑप्शन आ जाते हैं ना, राजभाषा, राष्ट्रभाषा की हिंदी क्या है, तो आप राजभाषा पे जाइएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा संबंधी विवरण को संविधान की किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? 343। ये तो आप याद कर लेना, है ना, रट लेना इसको, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा ये भी। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो है वो कब दिया था? 1949 को। सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को संशोधित कर व्यवस्था की गई थी कि हिंदी को अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सब सरकारी कार्यों तथा संसद की कार्यवाही चलाने के लिए जारी रहेगा, है ना। तो ये कब किया गया था? 1963 में। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक सरकारी काम में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस में की गई है? 2 में। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको याद रखना है, ये जो 341 का फर्स्ट है, इसमें बोला गया है हिंदी को राजभाषा है, उसमें ही सरकारी कामकाज होगा, है ना। लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग होगा 1965 तक। ये किस में बोला गया है? 343 के 2 में। सॉरी, ये 341 लिखा हुआ है, यहाँ पे 343 होना चाहिए, है ना। हमने भी पीछे पढ़ा था ना, 343 के 1 में है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, है ना। राजभाषा संबंधी विवरण किस में दिया हुआ है? 343 के 1 में। और यही 343 का 2 होता तो उसका क्या बोला गया कि 1965 तक अंग्रेजी भाषा में कामकाज होगा, है ना। ये रहा। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा राजभाषा यानी संघ के कार्यों के लिए नियम जो हैं वो कब बनाए गए थे? ठीक है, तो ये नियम बनाए गए थे 1976 में। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा से संबंधित सरकार के दायित्व एवं कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 351 में है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद जो है वो किस भाग में है? 17वें भाग में है। ये हमने पीछे भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 में क्या घोषणा करी गई थी? यही घोषणा करी गई थी कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी, है ना। 343 के 1 में याद रखिएगा, 2 में याद रखिएगा इंग्लिश में। ठीक, नेक्स्ट है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के भाग 17 धारा 343 से 351 तक दिए गए निर्देश अनुसार हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया गया? तो राजभाषा का दर्जा दिया गया। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो किसने किया? महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा जो है वो क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा होती है जनता की भाषा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्मुक्त एवं अनौपचारिक रूप से स्वच्छ शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है? राष्ट्रभाषा का होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है, जो राष्ट्र की धड़कन को ही परिचालित नहीं करती वरन राष्ट्र में कर्म सौरभ की दिशाओं में भी प्रसारित करती है। किसने बोला है? ये राधा कृष्णन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रभाव किसको बोला जाता है? राष्ट्रभाषा को बोला जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन राष्ट्रभाषा के ही हैं अभी, है ना। नेक्स्ट है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो क्या है? राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जिस विद्वान ने लिखा है उसका नाम क्या है? पहला व्याकरण किसने लिखा है? केलहग ने लिखा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? विदेशी भाषा, है ना। बाकी तो ये सारे के सारे प्रचलित हैं हिंदी के रूप। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता का द्योतक है? तो राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? ठीक है, कौन सा कम है? हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता, क्योंकि आजकल कोई हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता ना। करेक्ट बात है। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रमुख रूप से क्रमशः कितनी उपभाषाएं और उपबोलियां हैं, है ना। तो देखो ये याद रखिएगा, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वैसे तो जितनी भी चीज़ें ना सारी इंपॉर्टेंट ही चल रही हैं। पहली यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो अगर यहाँ पर हम बात करें कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कितनी हैं, तो उपभाषाएं हिंदी की हैं 5।
है ना। और उपबोलियां कितनी है, तो उपबोलियां हैं 10। आपको याद रखना है 5 10 आसानी से याद रहेगा, 5 10 उपभाषाएं उपबोलियां। ठीक, नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। तो उपभाषाएं 5 हैं, उनमें से देखो ये 5 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो दक्षिणी जो है ये नहीं है, बाकी सारी की सारी उपभाषाएं हैं। इन निम्नलिखित में से अहिंदी भाषी राज्य जो हैं वो कौन से। अहिंदी का मतलब क्या हुआ, जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती है, तो असम, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों में हिंदी नहीं बोली जाती, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असम में असमी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की कितनी बोलियां हैं, है ना। तो बोलियां कितनी हैं, 18 बोलियां हैं, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉर्ज गियर्सन ने कितनी बोलियां मानी हैं, तो इन्होंने 8 मानी है। आपको याद रखना है गियर्सन ने 8 मानी है, लेकिन वैसे एक्चुअल में कितनी है, 18। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी जो है वहां पर 3 बोलियां आती हैं, 3 बोलियां केवल पूर्वी हिंदी में ही बोली जाती हैं। गढ़वाली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो गढ़वाली बोली जाती है राजस्थान में। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है, तो हिंदी खड़ी बोली का मानक रूप है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का संबंध किस भाषा से माना गया है, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख जो है वो कौन सी है, मुंडारी भाषा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है, तो गुजरात की नहीं है, बाकी सब में हिंदी बोली जाती है। देखो बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड में सब जगह हिंदी बोली जा रही है ना। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुनासिक ध्वनियां किस सर्वाधिक अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, है ना। चलिए ये है भारत भाषा की ध्वनि के विकास का कालगत अध्ययन जो है उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान बोलते हैं, है ना, क्योंकि इतिहास में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी इस चीज का अध्ययन किया जाता है। सर्वाधिक अनुनासिक ध्वनियां किस बोली में बोली जाती हैं, बुंदेली में बोली जाती हैं। अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी को कैसे पढ़ाएंगे, विदेशी भाषा के रूप में। जैसे हम इंग्लिश को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ते हैं, वैसे ही अन्य देश हिंदी को पढ़ाएंगे विदेशी भाषा के रूप में। ठीक, नेक्स्ट है वर्तमान समय में अमेरिका के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है, 18 विश्वविद्यालयों में, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी को एक विषय के रूप में मान्यता दी गई, हिंदी को पृथक रूप से। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा को कितने रूपों में व्यक्त किया गया है, 2 रूपों में व्यक्त किया गया है। हिंदी भाषा के कौन से 2 रूप हैं, एक सामान्य हिंदी और एक साहित्यिक हिंदी। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रशासक वर्ग की जो भाषा है वो कौन सी है, राजभाषा बोलते हैं इसको। जो भी मतलब हमारे सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं उसको राजभाषा बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हिंदी एवं संस्कृत भाषा से हिंदी के अनेक रूपों का विकास हुआ, इसके रूप निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों हैं। पाली का संबंध किस धर्म से है, पाली का संबंध है बौद्ध धर्म से, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से हैं, तो उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा से हैं, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अच्छा और क्वेश्चन छूट गए अभी। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ जो है वो क्या है, मिलीजुली भाषा। तो उत्तरी भाषा सूत्र किस आयोग के द्वारा दिया गया था, कोठारी आयोग, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, है ना, इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। देखो त्रिभाषा का भी ना 3 चीजें हैं इसमें अलग अलग। जो त्रिभाषा सूत्र है वो अगर आए कि किसने सर्वप्रथम दिया था, है ना, तो सबसे पहले जो त्रिभाषा सूत्र है वो किसने सबसे पहले बेसिकली मतलब जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, तो जो हमारी सलाहकार समिति है ना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति, है ना, उसने सबसे पहले सुझाव दिया था। जो कोठारी आयोग है इन्होंने सबसे पहले अपनी सिफारिशों में इसको बताया था कि ये आना चाहिए 64-66 में, और उसके बाद में जब 68 में हमारी पहली शिक्षा नीति आई तो उसने सबसे पहले देश में लागू करा। तो त्रिभाषा सूत्र की ये 3 चीजें, तीनों चीजें याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ जो है वो कहाँ पर है, तो कहाँ है, माध्यमिक स्तर पर, है ना। प्राथमिक स्तर पर तो हम वैसे भी मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं, त्रिभाषा सूत्र जो है वो कहाँ पर आता है, माध्यमिक स्तर पर। विद्यालयों में कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए, कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए, तो देखो 3 भाषाओं को पढ़ाना चाहिए, यानी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा और एक प्राचीन भाषा। ठीक है, विदेशी भाषा व एक प्राचीन भाषा, है ना। नेक्स्ट है मातृभाषा का संबंध किन किन विषयों से है, तो मातृभाषा का संबंध जो है वो सारी की सारी विषयों से होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मरण, तर्क, निरीक्षण, कल्पना और अभिव्यक्ति आदि गुणों को व्यापक रूप देने के लिए किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, तो मातृभाषा का ज्ञान होना सबसे पहले आवश्यक है। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जिस तरह शिशु के विकास के लिए माता का दूध। ये तो आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते ही होंगे, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी भाषा का वो आता है इंट्रोडक्शन, वहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जरूर आएगा। महात्मा गांधी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये,
तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अपने विद्यालय में बाल सभा तथा हिंदी समितियों के अंतर्गत साहित्य कार्यक्रमों के आयोजन से किस भाषा के अध्ययन के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? किसकी होती है? मातृभाषा। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा आधारशिला है, मातृभाषा आधारशिला है किसकी? शिक्षा की। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृभाषा मुख्य उद्देश्य है, मातृभाषा मुख्य उद्देश्य किसका है? सारे के सारे विकासों का, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दो बालक समान नहीं होते, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, है ना। ये आपने जब पेडागोजी वो पढ़ा होगा, सॉरी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, है ना, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर था उसमें से है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये किसने बोला है? रेमंड ने बोला है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उपरोक्त कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये जो कथन जो है ये लिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सानुबंध शिक्षण विद्यार्थियों को उनके अनुभव के स्तर के अनुसार शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है। ये जो कथन है किसका है? शाह का। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से उल्लेख किया जाता है। ये कथन किस विद्वान का है? तो यह है डम्बिल का। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी बातों को ठीक ठाक समझ तथा पढ़ सकें और शुद्ध प्रभावोत्पादक और रमणीक ढंग से लिख और बोल सकें। ये वाला जो है कथन ये किसका है? सीताराम चतुर्वेदी का। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे हैं, सारे के सारे नहीं सॉरी, यहाँ पे मेगर और स्किनर। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा पक्ष के दो पक्ष जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो ज्ञान पक्ष और कौशल और व्यवहार पक्ष ये हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग की दृष्टि से कितने पक्ष हैं? तो उपयोग की दृष्टि से भी यही दोनों हैं, भाषा और साहित्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत जो है वो नहीं है मूल्यांकन का सिद्धांत। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे हैं सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? भाषा के तत्वों का ज्ञान और भाषा का प्रयोग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या है? विकास करना। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य जो हैं वो कौन से होते हैं? तो सामान्य और विशिष्ट दोनों होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है। यह दृष्टि से भाषा शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? तो सारे के सारे हैं, यानी भाव प्रकाशन, भाषा ग्रहण और सृजन। नेक्स्ट है भाषा पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यवहारिक उद्देश्य के कितने तत्व होते हैं? तो व्यवहारिक उद्देश्य के तत्व होते हैं सारे के सारे, पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? सारे के सारे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्यों को कितने पक्ष हैं, है ना। तो ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा कॉमन में, है ना। जैसे मैं बोल रही थी, जो मैं कॉमन पढ़ा रही थी उसके हर जगह पे आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, है ना। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश में हालांकि थोड़े कम है पर बाकी सब्जेक्टों में तो भर भर के हैं, है ना। जैसे मैं बोल रही थी 40% तो यहाँ पर भी काम आएगा वो आपको, जो हम वहाँ पे पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन इन शिक्षण के उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? तो देखो ज्ञान बोध प्रयोग ये सारी की सारी चीजें दिमाग वाली हैं, तो किस में रखी जाएंगी? ज्ञानात्मक पक्ष में, है ना। जो ब्लूम की हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो ब्लूम ने यही तो तीनों पक्ष दिए थे, है ना, जो हमने ऑलरेडी कॉमन वाले में पढ़ चुके हैं, जो मैं कॉमन वाली वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण को रोचक, प्रभावपूर्ण और यथार्थ बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? सभी का करा जाएगा। भाषा शिक्षण के दो अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं? दोनों हैं। तो यहाँ पे ग्रहण अभिव्यक्ति दोनों आ जाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षण सीखने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? सभी प्रकार की समस्याएं आएंगी। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में किन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है? तो सारी प्रवृत्तियों पर बल दिया जाएगा। शिक्षण सूत्र निम्न में से किन बातों पर आधारित होते हैं? बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है किसी भी विषय के शिक्षण में किन सूत्रों का विशेष महत्व होता है? ठीक है, तो सबका विशेष महत्व होगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र नहीं है? देखो कौन सा सूत्र नहीं है यहाँ पे,
कौन सा सूत्र सही है, अच्छा नहीं है, नहीं सही है। सही कौन सा है, ये हमने सारे वहां पढ़ लिए थे, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। जी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र नहीं है, यहाँ पर है कौन सा सूत्र नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर ये होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, यहाँ पर कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, अनुकरण से अभ्यास, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है, ये सारे के सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो यहाँ पे अनुकरण से अभ्यास, ये हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट है, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक को सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान कराया जाएगा। सबसे पहले उसे वर्णमाला यानी अ से लेकर के ज्ञानी तक बताए जाएंगे, बाद में उसे वाक्य इत्यादि का ज्ञान दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर, है ना। पहले हम सरल चीज पढ़ा रहे हैं, फिर हम कठिन चीजों पर लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण विधि नहीं है। वाचन का मतलब क्या होता है, बोलने, है ना। तो बोलने की जो विधि है वो क्या नहीं होगी, देखो बोलने की नहीं होगी व्याख्या, बाकी सारी की सारी हैं जो कि बच्चा जो है उससे हम बुलवाएंगे, ये सारी की सारी, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि है। शिक्षण की विधि नहीं है। शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, भाष्य विधि, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है, तो यहाँ पर चित्र रचना विधि जो है ये हो जाएगा ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, तो किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, व्याकरण एवं व्यावहारिक ज्ञान पर। पद्य शिक्षण के समय अध्यापकों द्वारा बच्चों को किन पक्षों का ज्ञान देना आवश्यक है, सारे के सारे पदों का, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण में किन सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है, तो किसको ध्यान में रखना आवश्यक है, सभी को, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचपदी प्रणाली जनक किसको कहा जाता है ना। तो पंचपदी प्रणाली आपने वहां पे भी पढ़ लिया कॉमन वाले में, हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली नाम से फेमस है, तो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी शिक्षण प्रणाली जो है वो उपयोगी है, पंचपदी प्रणाली, क्योंकि हर्बर्ट का नाम जहां भी आए लगा दो पंचपदी प्रणाली। संक्षिप्त विषय वस्तु का शिक्षण जो है उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण मतलब जो कम समय में हो जाए, है ना, जो कि 36 मिनट में हो रहा था, हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट, साहित्य की विद्या जो है वो कौन सी नहीं है, तो साहित्य का मतलब क्या होता है, जीवनी लिखना, आत्मकथा लिखना, लेख लिखना, है ना। चित्राकृति बनाना ये कोई साहित्य नहीं है। गद्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पर आदर्श वाचन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। काव्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, काव्य मतलब जो कविताएं वगैरह होती है ना, तो यहाँ पर आदर्श वाचन जो है ये सबसे ज्यादा हो जाएगा बेसिकली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भाषा सीखने हेतु कौशलों में दक्षता आवश्यक है। ठीक है, भाषा, अच्छा भाषा सीखने के लिए, है ना। भाषा सीखने हेतु कौशलों में दक्षता आवश्यक है। कितने कौशलों में, 4, है ना, जो कि 4 कौन से होते हैं, ये वाले चारों, सुनना, पढ़ना, सुनाना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम बोलते हैं सुनना, बोलना। सुनाना का मतलब क्या हो गया, बोलना, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। और ये इसी क्रम में ही आते हैं बच्चे को, जैसा कि मैं अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बता रही थी। देखो सबसे पहले जो बच्चा है, मैं आपको भी बता देती हूँ, सबसे पहले जो बच्चा है वो सुनना सीखता है, ठीक है। सुनने के बाद में वो बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। इसी क्रम में ही भाषा कौशल आते हैं, और ये 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, है ना। आगे अगर जो चीजें आएंगी तो मैं और बताती जाऊंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, अच्छा इसमें से है कौन सा भाषाई कौशल नहीं है ना। तो इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है, सुनाना, क्योंकि मैं क्या बोल रही थी, सुनाना नहीं होता, क्या होता है, बोलना होता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है, कौन सा वाचन का आधार नहीं है, अभिनय नहीं है, तो क्योंकि अभिनय में बोल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, वार्तालाप की कुशलता के आधार हैं, कौन से हैं, सारे के सारे हैं। पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यकता है, पढ़ने की कुशलता के लिए द्रुत वाचन किया जाए। लिखते समय आंखों से कॉपी की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए कॉपी जब हम लिख रहे हैं। तो अक्षरों का अंग ठीक अनुपात में होना चाहिए लिखित भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है, लिखते समय, क्योंकि अक्षरों का अंग ठीक होना चाहिए तो लिखित में ही होना चाहिए ना, मौखिक में तो हम अक्षर वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, लिखते समय पृष्ठ पर हाशिया छोड़ना चाहिए, जो हाशिया है वो किस तरफ छोड़ना चाहिए, बाईं ओर छोड़ना चाहिए, जो मतलब हम वो छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, है ना। किसी लेख का अनुकरण करना है, किसी लेख का अनुकरण करने को क्या बोलते हैं, ऋतुलेख, प्रतिलेख और अनुलेख, ठीक है। तीनों है करेक्ट, यानी डी ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार हिंदी में कौन से अंक ग्रहण किए गए हैं, तो हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंक, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है, किस स्तर का है, प्रारंभिक स्तर का, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भाषा सीखना मात्र सीखना नहीं है, भाषा सीखना मात्र व्याकरण सीखना नहीं है ना, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास जो है वो कब किया था, 1962 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया था, रॉबर्ट मेगर ने। क्रियाशीलता के सिद्धांत को किस शिक्षा शास्त्री ने महत्व प्रदान किया था, सबने किया था, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है अणुशक्ति, चलचित्र, मुद्रण कला आदि हिंदी शिक्षण की किन किताबों या विषयों में समाहित रहते हैं, तो किन में रहते हैं, विज्ञान में। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित करना किस प्रकार का उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के विभिन्न रूपों में एक रूपता लाने के प्रयास को क्या बोलते हैं, मानकीकरण बोलते हैं, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का आदर्श रूप जो पूरे हिंदी प्रदेश के शिक्षित समाज द्वारा शुद्ध माना जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मानक हिंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आधार पर बुद्धि विद्या को अब बुद्धि विद्या के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है, यांत्रिकी सीमाएं, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम नहीं है, मोबाइल नहीं है, है ना, बाकी सारे के सारे जनसंचार माध्यम है, यानी कि जहां तक जन जो है वो बेसिकली पहुंचते हैं, है ना।